वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फोटोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर लैम्बर्ट लॉ और बियर्स लैम्बर्ट लॉ का हमने एक्सप्रेशन कवर किया था। फिर हम लोगों ने कुछ टर्म्स की थी लाइक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है। आज हम अपने लेक्चर के अंदर दो लॉ फोटोकेमिस्ट्री के होते हैं, एक ग्रोटस ड्रेपर लॉ और एक सेकेंड होता है लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। उसके बाद में देखेंगे क्वांटम यील्ड क्या होती है और फाइनली कि एक प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो इसको अंदर जो हम फर्स्ट लॉ बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं ग्रोटस ड्रेपर लॉ। देखो ग्रोटस ड्रेपर लॉ क्या बोलता है कि जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, देखो लाइट को जब हम इंसिडेंट करेंगे मैटर के ऊपर, तो इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो हम लोगों ने देखा था। कुछ पार्ट इसमें से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ पार्ट इसके अंदर से क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट। ये तो बहुत कम हो रहा था हमारे पास, इसलिए हमने जो लाइट को एब्जॉर्ब लिखा था, क्या लिखा था, जो पार्ट आई नोट अगर इंसिडेंट है हमारे पास तो क्या एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट का। लेकिन बोल रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो एब्जॉर्ब लाइट है यही केवल केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होगी तो केवल इस एब्जॉर्ब लाइट की ही वजह से हो सकती है। तो जो ये एब्जॉर्ब लाइट ही क्या देगा, केमिकल रिएक्शंस हो सकती है इस एब्जॉर्ब लाइट की वजह से ही। और जो नहीं कि ऑलवेज हो, अगर होगी तो इसी की वजह से होगी जो लाइट ऑब्जर्व हुई है। और बाई चांस अगर वो जो ऑब्जर्व लाइट लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाए तो हमारे पास रिएक्शन नहीं होगी। ये बोलता अगर हुई तो केवल एब्जॉर्ब लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होगी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन ए लाइट इज इंसिडेंट, यानी कि व्हेन लाइट रेडिएशंस incident on any substance, then some part of light, some part of radiations are reflected, then some part of radiation are reflected, transmitted and absorbed, and only absorb radiations may or may not bring any chemical change। क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही देखा था कि जो एब्जॉर्ब रेडिएशन ला भी सकती है या नहीं। तो अब देख लेते कब नहीं लाएंगे, इफ द absorb radiations, if the activated molecule लिख सकते हैं, if the activated molecule lost energy, if the activated molecule lost energy in form of heat or light, ऐसा किया जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था वो एनर्जी को लॉस्ट कर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट, या हम बोल सकते हैं और absorb energy may eject electron from substance, then chemical reaction will not take place, then chemical reaction will not take place। सिंपल सी बात बोली थी इसने बोला कि केमिकल रिएक्शन होगी तो एब्जॉर्ब की वजह से होगी, लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब लाइट, क्योंकि जब मॉलिक्यूल था हमारा, मान लिया कि AB मॉलिक्यूल था, जब इसके ऊपर लाइट डाली तो एक्टिवेट हो गया, AB स्टार ऐसा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लिख देते हैं हमारे पास। तो ये केमिकल रिएक्शन दे भी सकता है और ये केमिकल रिएक्शन नहीं भी देगा। और ये क्यों नहीं देगा, अगर उसने लाइट की फॉर्म में एमिट कर दिया तो हम फ्लोरिसेंस बोला था, एक फोस्फोरिसेंस, जिसको हम आगे कवर करेंगे, या हीट की फॉर्म में लॉस्ट कर दिया, या इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि यहाँ पे इस एनर्जी जो ऑब्जर्व हुई इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन लिख गया, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में कवर कर चुके। तो ये फर्स्ट लॉ है बच्चे, इसकी डेफिनेशन आएगी और यही लिखना हम लोगों ने। तो इसने कुछ नहीं बोला था,
कि केमिकल रिएक्शन होगी तो ऑब्जर्व रेडिएशन की वजह से ही होगी। इसके बाद हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री होता है। सेकेंड लॉ, इसको हम बोलते हैं यहां पे स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। या लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, तो हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलता है, तो इन ईच, या बोलते हैं कि इन फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच मोलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन विल अब्जॉर्ब वन फोटोन। क्या बोला बच्चे, देखो इसमें कि अगर हमारे पास रिएक्शन कब हो रही थी, जब हमारे पास रिएक्शन होती थी, जब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या कर रहे थे, रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे पास। तो अब कह रहा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे वो सभी 1 फोटोन ऑफ लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। यानी कि इन फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट विल एब्जॉर्ब 1 फोटोन ऑफ लाइट, या ईच मॉलिक्यूल participating reaction will absorb 1 photon of light. Therefore we can say the number of activated molecules is always equals to number of photons absorbed, फोटॉन्स ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। देखो ए बी था, या ए मॉलिक्यूल था, इस पे लाइट डाली तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ए स्टार, ये एक्टिवेटेड बोल दो, या मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट बोल दो, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। अब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करेगा हमारे पास। अब ये पार्टिसिपेट करेगा तो कह रहा है कि अब जितने एक्टिवेट होंगे उतने ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो एक्टिवेट नहीं वो नहीं हो सकते। इसका मतलब कि रिएक्शन में जाने के लिए सभी मॉलिक्यूल्स को एक एक फोटोन तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर 10 फोटोन ऑब्जर्व हैं तो 10 मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड बनेंगे। अब जरूरी नहीं कि 10 के 10 रिएक्शन करें, क्या पता उसमें से 2 ने लाइट की फॉर्म में एनर्जी एमिट कर दी तो 8 ही करेंगे। तो लेकिन रिएक्शन में जाने के लिए पहली कंडीशन क्या थी, एक्टिवेटेड स्टेट में आने के लिए। तो ये क्या थी, एक्टिवेटेड स्टेट थी। एक्टिवेटेड स्टेट बोलो या उसको क्या बोलो, एक्साइटेड स्टेट बोलो। तो जितने एक्साइटेड स्टेट में होंगे, जितने एक्टिवेटेड स्टेट में या जितने एक्टिवेट होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे जितने नंबर ऑफ फोटोन अब्जॉर्ब होंगे ही होंगे। ऐसा इसने बोला कि ऐसा होगा। अगर 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 10 फोटोन तो अब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे हमारे पास। अब इसी से क्या पता, एंड एनर्जी हम बोल सकते हैं, एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है, h म्यू। अगर हम बोले फॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ क्या बोल दिया, मोल ऑफ फोटोन क्या बोल दिया, NH म्यू बोल सकते हैं। एन के नंबर ऑफ मोल्स के लिए था। तो अब यहां पर बोलेंगे द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन, activation energy for 1 mole of photon will be equals to NH mu, where N is equals to 1 mole। ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो अब मेरे पास जो 1 मोल मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास कितनी एनर्जी होगी, 1 मोल। देखो एक सिंपल सी बात है, देखो क्या होगी, ध्यान से सुनना कि मेरे पास अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 1 मोल ही फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे। अगर वो 1 मोल ही फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं कि उस एनर्जी को मैं बोल सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं आइंस्टाइन। तो हम क्या बोलते हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड वन आइंस्टाइन। इसका सिंबल हो जाता है E। तो E इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकता हूं, ये
एन एच म्यू था, एन एच म्यू, म्यू की वैल्यू रखूंगा तो ये क्या था, एन ये एच म्यू सी बाय लैम्डा। अब मैं एवोगैड्रो नंबर है मेरे पास 1 मोल है, इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर वैल्यू पुट अप, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी वेवलेंथ, जो सी क्या हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट अप करता तो ये आती है 2.86 बाय लैम्डा कैलोरी पर मोल। तो ये एनर्जी ये 1 आइंस्टाइन इक्वल हो जाता है। सिंपल सा बोला इसने बच्चे कि जितने भी मोलिक्यूल एक्टिवेट होंगे वो सभी मोलिक्यूल एक एक फोटोन लाइट का एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब जितने लाइट एक्टिवेट होंगे उतने ही फोटोन एब्जॉर्ब होंगे ही होंगे, ये बोला। अब रिएक्शन वो दे रहा है नहीं दे रहा वो डिपेंड कर रहा है, ये दे भी सकता है रिएक्शन ना भी दे। तो अब यहां पर इतना बोला इसने। तो अब ये बोला कि अगर 1 मोल होंगे मेरे पास तो 1 मोल फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, और 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको मैं 1 आइंस्टाइन बोल देता हूं, और वैल्यू जब मैं पुटअप करता हूं, क्योंकि इस 1 मोल के अंदर हमारे पास उसके कितने नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर होते हैं, वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास ई आ गया 2.86 कैलोरी पर मोल। इस एनर्जी को मैं बोलता हूं कि ये जो एनर्जी है क्या है, आइंस्टाइन। तो ये फर्स्ट लॉ था, ये सेकंड लॉ था। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है क्वांटम यील्ड। क्या आ जाती है, क्वांटम यील्ड। तो ये बोल रहा है क्वांटम यील्ड क्या होती है, पहले इसको समझते हैं फिर पता चलेगा कि इसमें और उस क्वांटम यील्ड में क्या डिफरेंस है। क्वांटम यील्ड, ये इसको हम बोल देते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस। इसका सिंबल हम ऐसे लिख देते हैं फाई। देखो क्या बोला, इसकी डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा था बच्चे, जो सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री था, अकॉर्डिंग टू क्या बोला, अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, each molecule of reacting substance will absorb 1 photon, that is हम बोल सकते हैं number of reacting molecules will always equals to number of photons absorbed. उसने बोलता कि जितने भी हमारे पास एक्टिवेट होंगे उतनी एक एक मोलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब है जितने मोलिक्यूल हमारे रिएक्ट हो रहे हैं उतने ही हमारे फोटोन्स ऑब्जॉर्ब होने चाहिए। बट इन सम रिएक्शंस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट will give large yield of products। तो कह रहा है कि कुछ रिएक्शंस हमें ऐसी दिखाई दी जिसके अंदर से हमारा जो रिएक्टेंट था हमारे पास की एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइट थी जो अब्जॉर्ब हुई है, उसने बहुत लार्ज चेंज ला दिया हमारे पास। बट इन सम लाइक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यहां पे एक वर्ड दे सकते हैं एब्जॉर्ब, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब लाइट विल गिव लार्ज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल SO2 प्लस Cl2, तो ये रिएक्शन थी SO2 Cl2। इस रिएक्शन के अंदर हमें स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट ने ही ज्यादा प्रोडक्ट दे दिया, यानी कि जो हमारी यहाँ पे जो लाइट थी अगर 2 क्वांटा हुई तो लेकिन प्रोडक्ट तो 2 मॉलिक्यूल नहीं पड़े, वो 10 मिल गए हम लोगों को। तो ऐसा कि अब बोला कि अगर देखो 2 फोटोन यूज होने थे, 2 फोटोन ऑब्जॉर्व हुए तो हमारे पास 2 मोल बनने थे, यानी कि 2 प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल्स बनने थे। किसके, एक मॉलिक्यूल बना, दूसरा अगर एक एक लिया तो 2 ही बनने थे। लेकिन 2 से वो 10 भी बन सकते हैं, ऐसा हमें कुछ रिएक्शंस में मिला। तो ऐसा क्यों मिला, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया क्या, क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी को। तो क्या बताता है, इट गिव रिलेशन बिटवीन, ये भी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है कि
जो अब्जॉर्ब हुआ नंबर ऑफ फोटॉन्स वो कम थे लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा मिला। ऐसा क्यों मिल गया वो हम देखेंगे कि कभी कभी वहां पे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिस सेकेंडरी प्रोसेस या फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस होता है वो अभी हम डिफाइन करेंगे इसके बाद, तो उसी से पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। अकॉर्डिंग टू इक्वल ही होना था लेकिन कभी कभी इक्वल नहीं होता, उससे कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। हमारा जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं तो क्या इट गिव रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम और मोलिक्यूल with the number of photon absorbed, कि कितने हमारे मोलिक्यूल्स और जो एटम रिएक्ट कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे एक्चुअली क्या हुआ है वहां पे एब्जॉर्ब्ड हुए हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज number of atom oblique molecule reacting per photon of light absorbed। देखो अगर एक फोटोन हुआ है एब्जॉर्ब और एक ही हमारा मोलिक्यूल एटम रिएक्ट किया, एक ही एटम ने रिएक्ट किया, तो अब एक एक हुआ तो फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो क्या हुआ, तो मैं फाई को क्या बोलूंगा, तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड इन ए गिवन टाइम, इन द सेम टाइम, या इसी टाइम में, इन द सेम टाइम। क्या हुआ, अगर उसने 2 फोटोन एब्जॉर्व किए और 2 ही मेरे एटम्स रिएक्ट किए तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये नॉर्मल प्रोसेस था, इसमें लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस हो गया कि एक एटम ने एक ने। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास फोटोन तो जो ऑब्जर्व हुए लेकिन जो एटम रिएक्ट हो गए वो 4 हो गए, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास कि फोटोन्स तो कम ऑब्जर्व हुए थे लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा हमारे पास, क्योंकि क्वांटम यील्ड या एफिशिएंसी ज्यादा हो गई। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता था कि फोटोन तो 2 ऑब्जर्व हुए हमारे पास लेकिन एक ही एटम मोलिक्यूल रिएक्ट किया, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि फोटोन ज्यादा ऑब्जर्व हो गए लेकिन जो रिएक्ट किया वो कम किया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की यील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो हम यहां पे देखते हैं कि कितने फोटोन्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने फोटोन्स के रिस्पेक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है वो हम रीजन अभी देखने वाले हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर। तो या था, या मैं लिख सकता हूं, इसको डिफाइन करूंगा, तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम। अगर मैं यहां पर एनर्जी आइंस्टाइन में लूंगा तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स लूंगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम ऑब्लिक मोलिक्यूल रिएक्टिंग इन ए गिवन टाइम, अगर मैं एटम मोल्स की बात करूं तो यहां पे हमें एनर्जी फोटॉन्स के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि 1 मोल ऑफ एटम के पास जो एनर्जी ऑब्जर्व होती थी वो 1 आइंस्टाइन होती, तो मैं यहां लिखूंगा नंबर ऑफ आइंस्टाइन एब्जॉर्ब्ड इन सेम टाइम। कि अब जो मैं फोटॉन्स के नंबर में, फोटॉन्स के रिस्पेक्ट में नहीं मेजर करूंगा, मैं आइंस्टाइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 मोल एटम के पास जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन। तो ये था हमारे पास कि कितने एटम या मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं नंबर ऑफ फोटोन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस। लेकिन एक चीज ध्यान देनी बच्चे, जो क्वांटम यील्ड है, जो फाई था हमारे पास, वो डिपेंड करता था केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि क्वांटम यील्ड डिपेंड अपॉन ओनली इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिटी का मतलब था कितने नंबर ऑफ रेडिएशंस आ रहे पर्टिकुलर एनर्जी की, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारे पास। तो क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, द फोटोकेमिकल
reactions generally involve two steps. फर्स्ट क्या हो गया? प्राइमरी प्रोसेस. जो प्राइमरी प्रोसेस किसको बोला? तो क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस फॉलो लॉज ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट. लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट. लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड each molecule will absorb and each molecule oblique atom will absorb one photon of light and become activated and becomes activated or goes in excited state. बिकम एक्टिवेटेड या बिकम एक्साइटेड, कुछ भी आप लिख सकते हो. क्या लिखा कि ए बी मोलिक्यूल था या एटम था, उसने एचम्यू ऑब्जॉर्व किया तो ये ए बी स्टार बनेगा. ये क्या हो गया? एक्टिवेटेड, या इसको एक्साइटेड मोलिक्यूल बोल दिया. तो ये लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस को फॉलो करेगा ही करेगा. यानी कि रिएक्शन होगी नहीं होगी तो बात की बात है, वो तभी होगा जब सारे के सारे एक्टिवेट होंगे. और एक्टिवेट होने के लिए जितनी फोटोन ऑब्जॉर्व करेंगे, जितने मोलिक्यूल उतने ही फोटोन ऑब्जॉर्व करेंगे ही करेंगे. अगर 5 जाएंगे एक्टिवेट होंगे तो 5 ही फोटोन, 10 फोटोन तो 10 मोलिक्यूल. तो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट करता है. अब क्या बोला कि जो एक्टिवेटेड है ये अलग अलग वे से कुछ ना कुछ कर सकता है. तो क्या है? नाउ these activated molecules ये इतना है कि फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेट होंगे. ये इसने बोला फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है? सारे के सारे एक्टिवेट होते हैं, बस इतना ही. एंड दिस एक्टिवेटेड मोलिक्यूल may lose energy in ऐसा लिख सकते हैं, may lose energy in form of heat or light. हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी लॉस करते हैं. या और these activated molecules may associate, dissociate to form atoms or free radicals, or they may react or they may collide with other atom or molecules and lose energy in form of heat. तो यहां से इस हीट को लिखना चाहो तो लिख सकते थे, या इन फॉर्म ऑफ लाइट लिख सकते थे पहले स्टेप में. और हीट की फॉर्म में लॉस कब होती है? जब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है? कोलिजन करता है. तो ये था हमारा प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? एक्टिवेट हो जाते हैं. अब क्या हुआ? अब जो सेकेंडरी प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं बच्चे, कि जो ये एटम और मॉलिक्यूल्स या जो फ्री रेडिकल प्राइमरी प्रोसेस में बने हैं वो फर्दर रिएक्शंस कर सकते हैं. और जब वो फर्दर रिएक्शंस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस. तो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या बोला? इसका सेकेंडरी प्रोसेस तो हम क्या लिखें? द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल formed in primary process may undergo further reactions called secondary process. और जो सेकेंडरी प्रोसेस है, एंड दिस सेकेंडरी प्रोसेस may involve one or more than one step. And even a chain reaction may start during secondary process
अब ये सेकेंडरी प्रोसेस से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी जो क्वांटम यील्ड है वो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। एंड दी सेकेंडरी प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो और हाई क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल क्या किया बच्चे, अगर हम HCl को बनाना चाहें, देखो हमें पता है H2 प्लस Cl2 को हमें लाइट देनी पड़ेगी, तो क्या बनेगा, जैसे 2HCl, ये एक रिएक्शन थी। तो अब इसके अंदर जो ये तो कॉमन ओवरऑल स्टेप है, तो इसके अंदर क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी स्टेप होगा, उस प्राइमरी स्टेप के अंदर Cl2 मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट को एब्जॉर्ब करके ये Cl2 एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब ये अपने आप टूट जाता है, तो ये Cl प्लस Cl देता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर होता है ऐसा। अब ये जो मॉलिक्यूल टूट गया, जो हमें ये रेडिकल या फ्री एटम मिला है क्लोरीन का, तो सेकेंडरी स्टेप के अंदर या सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये फर्दर रिएक्ट कर देगा। तो क्या करेगा, Cl प्लस HCl के साथ कंबाइन करके क्या करेगा, Cl प्लस, अब क्या बच गया था हमारे पास, H2, तो ये क्या करेगा, HCl प्लस H। अब ये दोबारा से H बना, तो ये अब H क्या कर सकता है, ये Cl2 के साथ कंबाइन कर सकता है। अगर इस H ने अब Cl2 के साथ कंबाइन कर लिया, तो ये फिर दोबारा से क्या बनाएगा, तो फिर दोबारा से HCl प्लस Cl, फिर ये Cl2 के साथ तो HCl प्लस Cl। अब ये Cl प्लस Cl Cl2 बना सकते हैं, और ये यहाँ पे H प्लस H क्या बना सकते हैं, हमारे पास H2 बना सकते हैं। तो ये इसका सेकेंडरी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंडरी प्रोसेस का सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने देखा कि ये जो सेकेंडरी प्रोसेस है उसमें एक से ज्यादा स्टेप हो सकते हैं वहां पर। ऐसे हम डिसोसिएशन के लिए दिखा सकते थे, एसोसिएशन के लिए, तो ये तो हमने सिंथेसिस की थी HCl की। तो यहां पे हमने दिखाया कि पहले, अब ये देखें, बाद में देखेंगे कि इसमें क्वांटम यील्ड ज्यादा होगी या कम। तो ये दिखाया कि हमारे पास प्राइमरी में केवल एक्टिवेट होगा, वो डिसोसिएट हो सकता है, या जरूरी नहीं कि डिसोसिएट हो। मान लिया कि 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे एक्टिवेट हुए थे, लेकिन 5 में से 3 ही टूटे, 2 ने लाइट की फॉर्म में एनर्जी दे दी। अब ये जो 3 टूटे, यहां पर इन्होंने एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये फिर H2 के साथ करेगा, ये H फिर Cl2 के साथ करेगा, तो यहां से एक टाइप से चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो यहां पे ये चेन प्रोपगेशन बोलते हैं, यहां पे इसको बोल देते हैं चेन इनिशिएशन। चेन को इनिशिएट कर दिया, चेन इनिशिएशन स्टेप। अगर वो उसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती तब बोलेंगे, अगर उसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो इसको चेन इनिशिएशन स्टेप नहीं बोलते, इसको बोल देते हैं चेन इनिशिएशन या चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स, और इसको बोल देते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो एक बार अगर ये Cl जनरेट हो गए, तो ये बार बार H और Cl2 के साथ, H2 और Cl2 के साथ कन्वर्ट करके H और Cl जनरेट होता रहेगा, और आपस में रिएक्ट कर करके HCl बनाते रहेंगे। यानी कि एक बार अगर हमारे पास 2 Cl बन गए, तो उसी से हमें ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 Cl है तो एक बार Cl रिएक्ट करेगा H2, फिर हमें H मिलेगा, ये H फिर दूसरे Cl2 के साथ कंबाइन करके फिर Cl दे देगा, फिर ये Cl फिर एक H2 के साथ कंबाइन करके H, फिर H दूसरे Cl2, यानी कि अपने आप चेन स्टार्ट हो गई। यानी कि अगर एक ही फोटोन अगर अब्जॉर्ब हुआ होगा वहां पर, तो अगर उससे एक फोटोन अब्जॉर्ब हुआ तो एक फोटोन से एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, उससे 2 एटम मिल गए। अब 2 एटम बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, इससे चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जब तक कि कंप्लीट पूरा का पूरा Cl2 और H2 कंज्यूम ना हो जाए। और फाइनली इस तरीके से चेन स्टॉप या चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो कह रहे हैं कि प्राइमरी प्रोसेस तो ऑलवेज फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट को फॉलो करता है, सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर एक चेन, इसमें ये 4 स्टेप हो गए, इसमें 2 भी हो सकते हैं, इसमें 1 भी हो सकता है, कितने भी स्टेप हो सकते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी प्रोसेस हमारी लो और हाई क्वांटम यील्ड के लिए। तो अब इसके बाद हमारे पास एक रीजन आता है कि रीजन फॉर लो और हाई क्वांटम यील्ड, कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लो क्वांटम यील्ड कब कब हो सकती है, या उसके बाद हाई क्वांटम यील्ड कब होगी हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास आता है रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड, कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारी क्वांटम यील्ड क्या है, कम आएगी।
तो पहला रीजन क्या था कि हम बोल सकते हैं कि द एक्टिवेटेड मोलिक्यूल में emit energy and become deactivated कि वो सिंपली जो एक्टिवेट हुआ था वो अपनी एनर्जी को क्या कर दे, लॉस्ट कर दे, और एनर्जी को लॉस्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। एमिट एनर्जी किसकी फॉर्म में करेगा, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, या लिख सकते थे मैं एमिट रेडिएशंस एंड बिकम डीएक्टिवेटेड। या सेकेंड हम लिखा कि द एक्टिवेटेड मोलिक्यूल may emit energy in form of fluorescence और phosphorescence। यानी कि फ्लोरिसेंस और फोस्फोरेंस का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, मे एमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट या इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिसेंस और फोस्फोरेसेंस। या फिर तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, द एक्टिवेटेड मोलिक्यूल मे लोस्ट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट बाय कोलिजन विद सराउंडिंग मोलिक्यूल, बाय कोलिजन विद अदर मोलिक्यूल्स, कि जो ए स्टार बना था वो दूसरे किसी ए के साथ कोलिजन करे और एक्स्ट्रा जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो हीट की फॉर्म में लॉस कर दे। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि द एक्टिवेटेड मोलिक्यूल्स में फॉर्म अनवांटेड प्रोडक्ट्स, कि अगर बाई चांस जो हमारा मेन प्रोडक्ट ना बना के वो दूसरे प्रोडक्ट बना दे तो हम बोल देंगे कि उसने क्या बोल दिया, एनर्जी। तो अब यहां पर क्या है, उसने अनवांटेड प्रोडक्ट्स बनाए तो इस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो तो लॉस्ट ही होगी एक टाइप से, हमारा मेन प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। या हम बोल सकते हैं द एक्टिवेटेड मोलिक्यूल्स ओब्लिक एटम्स और फ्री रेडिकल्स, क्योंकि जैसे हमने Cl2 के केस में देखा था, Cl2 से क्या बना था, Cl2 एक्टिवेटेड, और इससे क्या बन गया था हमारे पास Cl प्लस Cl। तो ये एटम या फ्री रेडिकल बने थे, में रिकम्बाइन एंड फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट, कि वापस से हमारा रिएक्टेंट बन जाए, जो Cl बनाए वापस से अब Cl2 बना दे तो मेरे पास जो फोटोन एब्जॉर्ब होता है उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे पास अब प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हुआ था, फोटोन ये हुआ था फोटोन एब्जॉर्ब होने से, लेकिन मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो मेरी कोई जो क्वांटम यील्ड है वो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कितने रिएक्ट तो कोई हुआ ही नहीं, वापस से रिएक्टेंट बन गया। और ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट एक्ट है तो क्या बोल रहे हैं, द प्राइमरी प्रोसेस मे बी रिवर्सिबल, कि अगर पहले प्राइमरी प्रोसेस तो था हमारे पास, प्राइमरी का मतलब सेम ही था। अगर मैं बात करता हूं फॉर एग्जांपल, अगर हम H2 प्लस Br2 करते हैं बच्चे तो ये 2HBr बनाता है, और इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो 0.01 है, बहुत ही लो क्वांटम यील्ड होती है इसकी। फॉर एग्जांपल ए रिएक्शन ऑफ H2 एंड Br2 है वेरी लो क्वांटम यील्ड ऑफ 0.001 इतना। इसका मतलब अगर यहां पर 100 फोटोन होंगे, 100 फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, कितने फोटोन, 100 फोटोन, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी 1 क्वांटा बोलते हैं, वो इक्वल्स टू h में होती है। अगर 100 फोटोन एब्जॉर्ब होंगे तो इसका मतलब शुरू में तो 100 मोलिक्यूल्स एक्टिवेटेड हुई होंगे, हमारे पास एक्टिवेटेड हो गए 100 मोलिक्यूल्स, लेकिन जो प्रोडक्ट बनाया वो कितना बना, 0.01। इनका 0.01 का मतलब केवल एक ही मोलिक्यूल बनेगा मेरे पास, किसका, प्रोडक्ट का, यानी कि एक ही HBr मोलिक्यूल बनेगा मेरे पास। तो ये था हमारे पास रीजन फॉर लो क्वांटम यील्ड, कि जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाए हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, कोलिजन की रिस्पेक्ट में, या वो अनवांटेड प्रोडक्ट बना ले, या वो रिकम्बाइन करके ओरिजिनल बना ले, या जो प्राइमरी प्रोसेस था वो भी क्या हो सकता है, रिवर्सिबल इन नेचर हो सकता है। तो अब नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास रीजन आता है कि दूसरा जो हाई क्वांटम यील्ड है वो क्या हो सकती है, कैसे क्यों हो सकती है। तो सेकेंड हमारे पास क्या आता है, रीजन फॉर हाई क्वांटम यील्ड।
तो हाई क्वांटम यील्ड बच्चे हमें एक ही केस में मिल सकती है, क्या? इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम और मोलिक्यूल्स पर फोटोन और क्वांटा इज ग्रेटर देन 1। नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम और मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन इज ग्रेटर, या यहां पे लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है नंबर ऑफ के बाद फोटोन और एटम, ये सब कुछ लिखा है मैंने कहां पर? यहां पर इस वर्ड की जगह, यहां पर इस वर्ड की जगह पे, क्योंकि अभी हमने पता था सेकेंड लॉ बोला था कि एक अब्जॉर्व करेगा एक मोलिक्यूल, एक फोटोन अब्जॉर्व करेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर एक फोटोन अब्जॉर्व हुआ है हमारे पास तो उसके रिस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल जो रिएक्ट कर रहे हैं वो एक से ज्यादा होने चाहिए। यानी कि हमारे पास चेन इनिशिएशन स्टार्ट हो गई प्राइमरी में, और अब हमारे पास चेन प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गई कि एक एटम बना था फर्स्ट स्टेप में, अब उसने चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दी, तभी तो मेरे पास ये क्या आएगा, फाई की वैल्यू ज्यादा आएगी कि एब्जॉर्व एक फोटोन हुआ है लेकिन प्रोडक्ट मेरे ज्यादा बन रहे हैं। और ये ज्यादा बन सकते हैं जो हमने अभी HCl का एग्जांपल दिखाया था। अगर मैं HCl का एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल ये HI का भी लिख सकता था मैं ऐसा, H2 + Cl2 विल फोटोकेमिकल से 2HCl, तो इसकी फाई की वैल्यू ज्यादा होती। तो ये क्या था, इट इज ऑब्जर्व ओनली इफ नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शन पर फोटोन और क्वांटा इज ग्रेटर देन 1, कि फोटोन एक अब्जॉर्व हुआ या एक क्वांटा एनर्जी अब्जॉर्व हुई है, लेकिन उससे जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल रिएक्ट करे वो एक से ज्यादा थे, या ऐसा नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम और मोलिक्यूल्स पर फोटोन इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो रिएक्ट करेंगे वही हमारा प्रोडक्ट बने। तो ये था रीजन ऑफ लो क्वांटम यील्ड और रीजन ऑफ हाई क्वांटम यील्ड। इसके बाद बच्चे हमारे पास हमें एग्जाम में आ जाता है कि भाई एक्सप्लेन करो, कि कोई एग्जाम्पल आ जाए, हमें 2 रिएक्शन देनी है लो क्वांटम यील्ड की और उसको एक्सप्लेन करना है कि उसकी क्वांटम यील्ड लो कैसी है, या एक रिएक्शन दे दी, या एग्जाम्पल पूछेगा कि एक हाई क्वांटम यील्ड को रिएक्शंस को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। तो हम कैसे करें, हम 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लो क्वांटम यील्ड के या 1-2 एग्जाम्पल हाई क्वांटम यील्ड के, उसका फिर रीजन भी देखेंगे कि उसके अंदर लो किस लिए या हाई किस लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन हैविंग हाई क्वांटम यील्ड, क्या फाइल लिख सकता हूं, देखो ये एग्जाम में आ जाए, या इस साइड में लिख दूंगा फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैविंग लो क्वांटम यील्ड। अब कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते थे, वहां पे अगर हमारे पास डिफरेंस आता, हाई रीजन आते हैं कि हाई का रीजन क्या है, लो का, तो हम रीजन लिख सकते थे। अगर कोई एग्जाम्पल पूछे या एक्सप्लेन करना तो हमें ऐसे करना चाहिए। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, तो हम इसका जो एग्जाम्पल लिखते हैं वो लिखते हैं सिंथेसिस ऑफ HCl। तो देखो क्या, तो H2 + Cl2 इट विल गिव 2HCl, ये ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज ओवरऑल। लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो 10⁴ to 10⁻⁶ क्वांटम यील्ड मिलती है। इसका मतलब है कि अगर एक फोटोन ऑब्जर्व हुआ तो मेरे पास एक Cl2 मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा, उसके बाद उस एक फोटोन की वजह से इतने ज्यादा हमें प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो क्या हुआ देखो, तो इसके अंदर प्राइमरी प्रोसेस ऐसा होता है, प्राइमरी प्रोसेस में जब हम लिखेंगे तो प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और Cl + Cl ऐसा बनेगा। इसको हमने बोल दिया चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन। अभी बोल देंगे हमने क्यों बोला इसको ऐसा। अब सेकेंडरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसी के अंदर। अब सेकेंडरी प्रोसेस में जो Cl बना बच्चे, इसको फर्स्ट स्टेप बोला, इसको यहां पे सेकेंड स्टेप बोल सकता हूं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, Cl + H2
ये HCl प्लस Cl बनाएगा, फिर थर्ड स्टेप आएगा तो इसके अंदर जो Cl बना प्लस ये फिर दोबारा से सॉरी H मिलेगा यहाँ पर, ये H प्लस Cl2 के साथ फिर दोबारा HCl प्लस Cl बना, तो अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये Cl प्लस Cl Cl2 बना सकता है। तो अब इन प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं कि ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप, और ये क्या हो गया, चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें एक चीज ध्यान देनी है, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो सेकेंड स्टेप होता है, ये होता है एक्सोथर्मिक, और ये होता है एक फास्ट प्रोसेस। ये फास्ट प्रोसेस का मतलब ये फास्ट रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन हमारे पास। अगर अब हम इसकी बात करें कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हैविंग लो क्वांटम यील्ड, तो ऐसा ही एक एग्जांपल है, हम सिंथेसिस ऑफ, इसके अंदर जो एग्जांपल लिख देते हैं वो लिख देते हैं सिंथेसिस ऑफ HBr। इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो नियरली 0.001 है। तो क्या हुआ, इसके फर्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखा था, प्राइमरी स्टेप में क्या हुआ, इसकी रिएक्शन ऐसी लिखती है H2 प्लस Br2 इट विल गिव 2 HBr। तो इसका प्राइमरी प्रोसेस में आपने क्या लिखना था कि Br2 ने एब्जॉर्ब की लाइट और Br प्लस Br, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर, सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर इसका हम क्या लिखेंगे, अब ये Br प्लस H2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, HBr प्लस H। थर्ड स्टेप में H प्लस Br2 HBr प्लस H, सॉरी Br। फोर्थ स्टेप में Br प्लस Br, इट विल गिव Br2। लेकिन इसका याद रखना, जो सेकेंडरी स्टेप होता है ये होता है एंडोथर्मिक, और ये एंडोथर्मिक होने से ये होता है स्लो स्टेप। ऐसा कर सकते हैं। अब देखो अच्छे, इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो एक जब हम HCl बनाया तो उसकी जो क्वांटम यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, और जब हमने HBr बनाया तो उसकी क्वांटम यील्ड कैसी है, बहुत कम है। तो इन दोनों का अपोजिट क्या होगा, ऐसे ही इसमें एक स्टेप और हो सकता है हमारे पास कि जो फिफ्थ स्टेप होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में H है, ये वाली रिएक्शन अपोजिट चली जाती है, ऐसा HBr वाले ऐसे कि जो H वाला ये वाला स्टेप है, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप और होता है कि H प्लस HBr इट विल वापिस से फॉर्म Br प्लस H2, ऐसा बोल देते हैं। ऐसा इसमें ये पॉसिबल नहीं, इसमें ये वापस से जो मैंने बोला था कि जो हमारे पास एक स्टेप हो सकता है उसमें रिएक्टेंट वापस से बन सकते हैं लो क्वांटम यील्ड वाले में, तो ये इसमें हो सकता है। ये दिखाओ तो आप दिखा देना, ना भी दिखाओगे तो इन तीन दोनों को कंपैरिजन करना इजी। अब देखो इसमें हाई क्वांटम यील्ड क्यों बोला, क्योंकि अगर जब हमें लिखने को आएगा तो हमें ये ऐसा लिखना है, और फिर हम इसके पॉइंट क्या लिखते हैं कि इन द सिंथेसिस ऑफ HCl हैव वेरी हाई क्वांटम यील्ड ऑफ 10⁻²⁶, बिकॉज इन प्राइमरी प्रोसेस first chain initiation step start and the Cl which is formed in the first step react with H2 and form HCl, and the second step as the second step, देखो क्या लिखना था, पहले हमें क्या लिखना था कि इन द प्राइमरी प्रोसेस Cl2 on the absorption of light dissociate in Cl atoms and this Cl atom react with H2 and form HCl in the secondary step, in the second step or in the secondary process, and thus as the second step is exothermic, it is exothermic, so it is fast, it is very fast। and अब देखो जैसे ये H बना इसके अंदर, ये H फिर Cl2 के साथ रिएक्ट के HCl बना दिया, and hence it starts a chain propagation reaction, it start a chain reaction till wall of Cl2 and H2 is consumed। Therefore second step, therefore step second and third will be fast, and hence quantum yield is very high।
कुछ नहीं, इतना ही लिखना हम लोगों ने, ज़्यादा नहीं लिखना था। या इसको और बड़ा करके लिखना होता तो हमें लिखना पड़ता है, ऐसे ये बना के दिखा दोगे आप। फर्स्ट लिखोगे इन द प्राइमरी प्रोसेस Cl2 विल अब्जॉर्ब photon of light, it will be activated and unactivated, it will dissociate into chlorine atoms, and in the second step chlorine atom react with H2 and form HCl and hydrogen atom, and the second step is exothermic and it is a fast reaction, so hydrogen atom will form easily, and in the third step hydrogen atom will react with Cl2 and form HCl and chlorine atom, and the second and third step will form a chain reaction or chain propagation step। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे chain propagation step, and finally 2 chlorine atom in the fourth step will form Cl2, and in this way chain termination will take place, as the second step is a exothermic and fast reaction, and hence it help in starting of a chain propagation step, that is second step, and second step till whole of the Cl2 and H2 is consumed, and hence the efficiency quantum yield is very high। ये जो हमने बोला था ये सारे के सारे इसी को इंग्लिश में लिखना है। अगर ये लो वाले में आ गया तो सेम सब कुछ सेम था। अब हमें यहाँ पे लिखना था कि वैसे ही इन द फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस Br2 is dissociate into bromine atom and the bromine atom react with H2 form HBr and hydrogen, but this second step, but as the second step is endothermic, therefore it will require heat, और अब यहाँ पे हम हीट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। यहाँ पे तो हम हीट कर ही नहीं रहे हैं, ना हीट रिलीज, तो यहाँ पे तो अपने आप पे रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शन करवा रहे हैं और यहाँ पे हमें हीट भी करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये फोटोकेमिकल के साथ साथ सेकेंड स्टेप ये तभी होता है जब हम इसको हीट देंगे तो इसे थर्मल रिएक्शन भी हो रही है, लेकिन हम थर्मल की बात ही नहीं करें तो क्या है, सेकेंड स्टेप इज एंडोथर्मिक, देयरफॉर इट विल रिक्वायर हीट, as a result it is a very slow process, it is a very slow reaction, and hence reaction या step third will be not favorable, and hence chain क्या बोल सकते हैं, chain reaction will not start, chain reaction will not start easily, क्योंकि इसमें रेट स्लो हो गया तो ये होगा नहीं। अगर यही नहीं होगा तो अरे बाकी दोनों होंगे ही नहीं, अगर नहीं होंगे तो HBr बनेगा ही नहीं। और एज वेल एज एंड इवन स्टेप सेकेंड इज रिवर्सिबल in nature as shown in step 4, जो लास्ट फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने दिखाया ये एस्टोनिक स्टेप। हेंस क्वांटम यील्ड इज वेरी लो। ये था बच्चे हमारे पास, इसके लिए हमारे पास अब हमारे पास इतना ही लिखना था सेम। ये एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल क्योंकि दोनों एक HCl था एक HBr, बस आपको एक ही याद रखना। रीजन आपका बस यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक लिख दोगे और यहाँ पे एंडोथर्मिक, इसको स्लो इसको फास्ट, इतना लिखने से हमारा काम हो जाएगा। अगर आपको एक रिएक्शन और करनी है स्लो रिएक्शन की, लो क्वांटम यील्ड की, तो हमारे पास होता है फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन या एसिटाल्डिहाइड हम बनाते हैं, तो वो दोनों भी सेम है। जैसे ये दोनों सेम थी उसमें फास्ट का नहीं है, वो दोनों के दोनों स्लो है। देखो उन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लिख सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, और ऐसा ही दूसरा लिख सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। ये दोनों एग्जाम्पल है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन हैविंग लो क्वांटम यील्ड। इनको इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि दोनों का जो अभी स्टेप्स देखेंगे वो सेम रहेंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी स्टेप, अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ऐसा होता है CH3COCH3, जब लाइट डालते हैं तो हमें C2H6+CO ऐसा मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको जब हम डिसोसिएट करते हैं CH3CHO को, तो हमारे पास HMU करते हैं तो C2H6+CH4+CO मिलता है।
अब ये कैसे मिलेगा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं इस तरीके से, या एक, अब देखते हैं कैसे होगा। 2 बैलेंस करते हैं, मैथ तो हमें बैलेंस करके ऐसा लिखना होता, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई एक CO हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे, यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा क्यों, और अभी हम दिखाएंगे, क्योंकि एक बार जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो अलग अलग प्रोडक्ट हमारे पास मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बैलेंस करके दिखाना है, केमिकल इक्वेशन वैसे नहीं आएंगे। देखो क्या हो, तो इसके अंदर जो प्राइमरी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले एक CH3 होगा, ये क्या होगा COCH3, ये डिसोसिएट होता है लाइट अब्जॉर्ब करके हमारे पास CH3 रेडिकल प्लस CH3CO रेडिकल, इस तरीके से इसको स्टेप 1 बोल देते हैं। फिर हमारे पास सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब जो ये CH3CO रेडिकल आ गया और एक CH3 रेडिकल, ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं। अगर ये कंबाइन होंगे तो ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, देखो CH3CO रेडिकल, फिर टूट के एक CH3 रेडिकल प्लस CO मिल सकता है। फिर थर्ड स्टेप में ये CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल आपस में क्या बना सकते हैं, C2H6। देखो हमारा प्रोडक्ट C2H6 भी मिल गया, CO भी मिल गया। अब ये 2 आपस में फोर्थ स्टेप में हमारे पास CH3CO रेडिकल प्लस CH3CO रेडिकल, ये क्या बना सकते हैं, CH3CO ट्वाइस। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें प्राइमरी स्टेप के अंदर, इन प्राइमरी स्टेप के अंदर हमारे पास CH3CHO था, क्यों करेगा बच्चे ऐसे, CH3 रेडिकल प्लस CHO रेडिकल, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, जो ये CH3 रेडिकल है ये प्लस अब अटैक करेगा इसको CH3CHO को कर सकता है दोबारा से, तो यहां से हमें मिलेगा CH4 रेडिकल प्लस CH3CO रेडिकल, जैसा इसमें मिला हम लोगों को। अब थर्ड स्टेप में CH3CO रेडिकल क्या ये डिसोसिएट होके हमें बना देगा CH3 रेडिकल प्लस CO। अब फोर्थ स्टेप में CH3 प्लस CH3 इट विल गिव C2H6। और फाइनली ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में मिला था CH3CHO, ये ऐसा भी हो सकता है, बुक में इतना ही दिखा रखा है। या फाइनली हमारे पास ये CHO रेडिकल कहाँ गया, देखो अभी तक इसका कहीं यूज नहीं दिखा रखा था हम लोगों ने। अगर मैं दिखाऊं ऐसा CH3 रेडिकल प्लस CHO रेडिकल, तो ये H इसको मिल जाएगा, तो मेरे पास क्या मिल सकता है, जो CH4 दोबारा से एक वैसे CH4 प्लस CO, ऐसा। इसको अगर मैं दिखाऊं तो फिफ्थ स्टेप दिखाऊंगा, क्योंकि इसका अभी तक यूज नहीं किया था हम लोगों ने कहीं पर भी, बुक में यही दिखा रखा है। इस तरीके से प्राइमरी टूटेगा, फिर इस CH3 रेडिकल के से, देखो सब कुछ सेम था। ये स्टेप था हमारे पास अलग, वैसे CH3 ने C2H6 बना दिया, CH3CO से CH3 रेडिकल प्लस CO बन गया। इसके फर्स्ट स्टेप में ये ऐसा टूटेगा, इसके फर्स्ट स्टेप में ये टूटा, उसने CH3CHO के साथ CH3CO रेडिकल हमें मिल गया। तो ये वाला जो है वापिस इसके साथ करके एक H इसको दे देगा मेरे पास, एक H उसको मिलेगा, तो CH4 मिलेगा और एक क्या मिल जाएगा, ये CO। अब देखो क्या बच्चे, ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्वांटम यील्ड ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों में जो यहां पे हम लोगों ने देखा कि इन फर्स्ट स्टेप, इन प्राइमरी प्रोसेस के अंदर द फ्री रेडिकल्स विच आर formed are only consumed during secondary process, and hence no step reactions या step propagation step will start, hence no step reaction will starts here. As a result phi is low। देखो दोनों में क्या था, क्योंकि ये C2H6 CO तब मिल रहेगा जब हमारे पास ये फ्री रेडिकल बने फर्स्ट स्टेप। अब ये केवल कंज्यूम हुए हैं, ये वाला इस सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो गया, ये वाला हमारे पास इस स्टेप में कंज्यूम हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो चेन प्रोपोगेशन लिख रहे थे वो तो हो ही नहीं, ये बार बार बनने के बाद ये खत्म ही हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास ये बनने के बाद ये C2H6 बन गया हमारे पास इससे, तो ये बार बार कंज्यूम हो रहे हैं, जो यहाँ पे बन रहा है वही कंज्यूम हो रहा है। यहाँ पे कोई चेन प्रोपोगेशन स्टेप स्टार्ट या चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं। ऐसे ही जो रेडिकल यहाँ पे बन रहे हैं वो डायरेक्ट सेकेंड और थर्ड स्टेप में इनमें कंज्यूम हो रहे हैं सेकेंडरी प्रोसेस में, तो यहाँ पे कोई चेन प्रोपोगेशन स्टार्ट नहीं हुई। इसलिए हम डायरेक्ट यही रीजन दोनों में लिखेंगे बच्चे।
कोई भी एक आ जाता है कि आपको एक्सप्लेन करो फोटोलिसिस ऑफ एसिटल्डिहाइड या फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन, तो फोटोलिसिस का मतलब है कि एसीटोन का है यही ब्रेक हो जाएगा, ये बोन ब्रेक हो जाएंगे, डिग्रेड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में इसका बोन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और रीजन क्या लिखा है, और इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो नियरली 0.5% होती है हमारे पास, 0.5, यानी कि अगर 2 फोटोन ऑब्जर्व होंगे तो हमें केवल एक ही प्रोडक्ट यानी कि एक मॉलिक्यूल टूटेगा वहां पर। तो ये थे रिएक्शंस हमारे पास, एग्जाम्पल थे फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाई क्वांटम यील्ड एंड लो क्वांटम यील्ड। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, ये रेडिकल हैं, CH3 जो बने हैं ये रेडिकल थे हमारे पास सारे के सारे। इसको डार्क कर देता हूं, जितने भी हमारे पास रेडिकल थे ये डार्क कर दिया हम लोगों ने। वो नॉर्मल यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा लिख दिया था कि CH3 एक्चुअली ये CH3 रेडिकल है जो इस सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में यहाँ पे बना था।